बंधुओं, आज भारत में हेट स्पीच का एक षड्यंत्र और एक श्रृंखला चल रही है। कोई सर तन से जुदा इस प्रकार से बोलता है और हमारे भगवान को, देवी देवताओं को, ईश्वर को गाली गलौज करता है, तो वो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। परंतु यदि हम यदि हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं या कोई भी हिंदुत्व से संबंधित यदि हम कुछ बोलते हैं, तो हमें हेट स्पीच के नाम से हमारे हिंदुओं के ऊपर केसेस दर्ज करने का एक बहुत ही घिनौना षड्यंत्र अभी वर्तमान में चल रहा है। तो इस दोहरी नीति वाले षड्यंत्र के संदर्भ में आज इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में एक परिचर्चा का आयोजन किया है। इस परिचर्चा हेतु मैं अधिवक्ता सुभाष झा जी, अधिवक्ता भरत देशमुख जी, अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय जी एवं श्री नरेंद्र सुर्वे जी, इन्हें व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूँ। हेट स्पीच का षड्यंत्र, इस महत्वपूर्ण विषय पर ये परिचर्चा यहाँ पर होने वाली है। हम सभी ध्यान से इस चर्चा में सुन सकते हैं, विषय समझ के ले सकते हैं। हमें इसमें कुछ अगर प्रश्न भी लगता है तो इसमें हमारा जो सूत्र संचलन करने वाले हैं नरेंद्र जी, तो वो आपको बीच में प्रश्न भी पूछेंगे। मैं श्री नरेंद्र सुर्वे जी से विनती करता हूँ कि ये जो परिसंवाद है हेट स्पीच का षड्यंत्र, इसको प्रारंभ करें। धर्म संस्थापना की देवता भगवान श्री कृष्ण, हिंदू जनजागृति समिति के प्रेरणा स्थान सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर अठवले जी, इनके चरणों में वंदन करता हूँ। इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में उपस्थित सभी संतों के चरणों में वंदन। व्यासपीठ पर उपस्थित सभी मान्यवरों को और इस अधिवेशन को उपस्थित आप सभी हिंदुत्वनिष्ठ धर्म प्रेमियों को नमस्कार करके आज के इस परिसंवाद को हम प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, पिछले 75 वर्षों से इस सेक्युलर देश में अनेक प्रकार के नैरेटिव देश में चलाए जा रहे हैं। उसके बारे में हमने पहले दिन भी देखा। श्री रमेश शिंदे जी, इन्होंने भारत के अंदर कैसे नैरेटिव सेट किया जाता है और एक दुष्प्रचार किया जाता है जिसके माध्यम से सनातन हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है। आपने भी समय समय पर देखा होगा कि किस प्रकार से जब गौरक्षक गौरक्षा करते थे तब मॉब लिंचिंग के नाम पर एक नैरेटिव सेट किया गया। फिर पिछले कुछ वर्षों से एक विक्टिम कार्ड खेला जाता है और भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इस प्रकार से दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो ये सभी प्रकार के जो नैरेटिव है, ये भारत के अंदर वामपंथी हो, जमाती हो, सेक्युलरवादी, ये अनेक हिंदू विरोधी मानसिकता के जो है, ये सभी लोग इस प्रकार से नैरेटिव सेट करते हैं और इस नैरेटिव के माध्यम से हिंदू धर्म को पर आघात करते हैं, हिंदुत्ववादियों पर आघात करते हैं। इसी प्रकार से एक नैरेटिव हेट स्पीच के बारे में पिछले कुछ महीनों से भारत के अंदर दिखाई दे रहा है। हिंदू जैसे जैसे जागरूक हो रहा है और वो अपनी बात करने लगा है, तो जमाती, वामपंथी, सेकुलरवादी हिंदुओं के ऊपर, हिंदुत्ववादी नेताओं के ऊपर, हिंदू कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं और हेट स्पीच बताई जा रही है। यानी हिंदू जब बात करता है, कुछ भी अपनी बात रखता है, तो उसे हेट स्पीच के द्वारा उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है और हिंदुत्ववादियों की आवाज़ दबाने का ये षड्यंत्र देश के अंदर चल रहा है। तो इसी विषय को लेकर आज हमारे सम्माननीय वक्ता हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित है। आज हमारे साथ में मुंबई से अधिवक्ता सुभाष झा जी है। अधिवक्ता सुभाष झा, आप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं। और हमारे साथ में अधिवक्ता भारत देशमुख जी है। अधिवक्ता भारत देशमुख, आप एक्स चेयरमैन हैं महाराष्ट्र और गोवा बार एसोसिएशन के। हमारे साथ आज इस परिसंवाद में अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय जी है। उपाध्याय जी अध्यक्ष है लॉयर्स फॉर जस्ट इस सोसाइटी से, आप मुंबई से हैं। तो आइए आज की इस परिसंवाद को हम प्रारंभ करते हैं और जानकर लेते हैं कि किस प्रकार से ये हेट स्पीच का जो षड्यंत्र है ये रचा गया है और इस माध्यम से किस प्रकार से हमें टारगेट करने का और हमारी आवाज़ दबाने का ये प्रयास किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं अधिवक्ता सुभाष झा जी, इनको पूछना चाहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने
अप्रैल माह में हेट स्पीच के मामले में एक निर्णय दिया था और उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि कोई भी इस प्रकार से हेट स्पीच होती है और कोई शिकायत दर्ज नहीं होती है समाज से, तो पुलिस स्वयं सुओ मोटो लेकर उन्होंने वो एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। तो मेरा यहाँ पर प्रश्न सुभाष जी आपको ये है कि ये हेट स्पीच क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? हेट स्पीच ये शब्द हमारे संविधान में या आईपीसी में है क्या? और ये कौन तय करेगा कि क्या हेट स्पीच है और क्या हेट स्पीच नहीं है? सुभाष जी। हेट स्पीच, हेट मतलब घृणा और स्पीच मतलब भाषण देना, ये किसी बात को कहना। तो घृणा रहित कोई बात अगर आपने कही तो वो हेट स्पीच की श्रेणी में आएगा। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं बात आती है, आज तक नहीं आई। मैं 38 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ और छोटे से छोटे कोर्ट से लेके ऊपर के कोर्टों तक मैंने वकालत की है। कानून बनाना हमारे न्यायालय का काम नहीं है। कानून बनाना जो है वो काम लेजिस्लेचर का है। हमारे पास में जो पार्लियामेंट है उसमें 3 विंग्स हैं, तीन पिलर्स हैं जैसा कि कहा जाता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी उसका एक भाग है। वो कानून का उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, कानून की प्रक्रिया ठीक है या नहीं है, कानून के अंतर्गत किसी को सज़ा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, कानून के अंतर्गत किसी के मुकदमे का निर्णय किस प्रकार से लेना चाहिए, वो चाहे वो संपत्ति से जुड़ा हुआ हो या उसके संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा हुआ हो, ये काम देखना न्यायालय का है। लेकिन हो क्या रहा है पिछले 75 वर्षों में, और कम से कम 1970-75 के बाद में या कम से कम 80 के बाद में, हमारे न्यायालयों ने ये करना शुरू कर दिया कि जजमेंट हमको और आपको, आम जनता को ये लगता होगा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ये तो हाई कोर्ट ऑफ सो एंड सो है। हर एक स्टेट में करीब करीब एक हाई कोर्ट है, तो ये तो हाई कोर्ट का निर्णय है। लेकिन हम एक बात जो हमारी न्यायपालिका भूल जाती है, कानून बनाना उनका काम नहीं है। अब हुआ क्या कि हेट स्पीच क्या है, घृणा के शब्द ये क्या हैं, जब तक ये किसी कानून के अंतर्गत ये डिफाइन नहीं होगा या लिखा नहीं जाएगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट थोड़ा ही कहेगी कि ये पैरामीटर्स हैं उसके, ये आपने कहा तो ये हेट स्पीच, वो कहा आपने तो वो हेट स्पीच। ये मेरे ख्याल से ये मूलभूत उनकी गलती है, उनकी त्रुटि है, उनको सुधारना चाहिए। इस प्रकार का कोई हेट स्पीच जब तक डिफाइन नहीं होता है, उसको आप एफआईआर कैसे लॉन्च करवाएंगे, आप एफआईआर कैसे रजिस्टर करवाएंगे और कैसे उसका इन्वेस्टिगेट होगा? कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 2 प्रकार के ऑफेंस होते हैं, एक तो कॉग्निजेबल होता है और नॉन कॉग्निजेबल होता है। जब तक ये कॉग्निजेबल श्रेणी में नहीं लाया जाएगा, और लाने का काम ये अदालतों का नहीं है, ये न्यायपालिका का नहीं है, ये काम जो है हमारी सरकारों का है। अगर सरकार को लगे वो कानून बनाएगी, वो आप क्यों उसमें कूदते हैं जो कि आपका काम नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट को जब हम उसमें इंटरवीन कर रहे हैं, 2 सभा हुई थी, एक दिल्ली में हुई थी और एक हरिद्वार में हुई थी, और उसके ऊपर में कुर्बान अली एक नाम के एक व्यक्ति ने, वो एक अपने आप को जर्नलिस्ट कहता है, उसके साथ में आपको हैरानी इस बात की होगी कि एक हिंदू महिला जज जो कि पटना हाई कोर्ट में पहले जज रह चुकी है, 10वें नंबर पे अपना नाम डालती है वो कि मैं भी उसमें पिटिशनर हूँ। और हेट स्पीच के लिए इनके ऊपर, साधुओं के ऊपर, या जो हिंदुओं की बात करता है, राष्ट्र की बात करता है, ऐसे राष्ट्रवादियों के खिलाफ जो है मुकदमा दायर हो और ये हेट स्पीच के श्रेणी में आए। तो हमने उसमें इंटरवीन किया। हमने कहा कि भाई ये लोग कहाँ थे, कम से कम आप रिटायर हो चुके हैं अब जज बनने के बाद में। 1991 और 91 के समय में जब भीषण नरसंहार हुआ कश्मीर के अंदर में और 5 लाख से ज़्यादा हिंदू विस्थापित हुए, तब आप कहाँ थे? बच्चों की हत्या हुई। हमने कहा कि अभी हम उसी बेंच के पास में थे जिस बेंच के 1 हफ्ता पहले मातृभूमि एक संस्था है
जो कि मुंबई से ऑपरेट करती है, उसने एक पिटिशन फाइल किया था। बहस मैं कर रहा था और मैंने कहा कि भाई आप ये बंगाल की समस्या को देखिए। बंगाल में क्या हुआ, हिंदुओं को एक षड्यंत्र के अंतर्गत विस्थापित किया गया, बहुत बड़ी संख्या में उनको भगाया गया, मारा गया, पीटा गया, उनके घरों को जलाया गया। और उसके बाद में बाहर से जो नागरिक थे, जो बांग्लादेशी या बाहर से जो रोहिंग्यास थे, उनको लाया गया। या दूसरे प्रदेशों के जहाँ पे कि इलेक्शन नहीं होना था, 6 चरणों में हो रहा था इलेक्शन, तो माना कि जैसे कि एक चरण में इलेक्शन हो रहा है तो दूसरे चरण के लोगों को वहाँ पे स्थापित किया गया और फिर बाद में इलेक्शन किया गया। तो आप पूरी की पूरी डेमोग्राफी चेंज करके और फिर इलेक्शन करवाते हैं, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये है। अब मैं मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा तो जिस प्रकार से आपने यहाँ पे बताया कि आज तक कोई भी डेफिनेशन ही हेट स्पीच की दी नहीं गई है, तो जैसे अभी तक हमें सेक्युलरिज्म की बात की जाती है और आज तक सेक्युलरिज्म ये शब्द डिफाइंड नहीं है, तो वैसे ही ये हेट स्पीच है, तो आज तक ये हेट स्पीच के बारे में कोई डेफिनेशन नहीं है। तो इस प्रकार से ये कार्रवाई, तो इस कार्रवाई पर भी ये बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह यहाँ पर निर्माण होते हैं। अगला प्रश्न लेकर मैं अधिवक्ता भारत देशमुख जी के पास जाना चाहूँगा। भारत जी, जलगांव में हिंदू जनजागृति समिति की सभा वहाँ पर संपन्न हुई और पिछले अनेक वर्षों से ये हिंदू राष्ट्र जागृति सभा जलगांव में आयोजित होती है और बड़ी मात्रा में लोग वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। इस बार भी यह सभा दिसंबर के माह में वहाँ पर वो संपन्न हुई। उसके बाद में वहाँ पर कोई भी प्रकार का तनाव नहीं निर्माण हुआ, कोई भी दंगे नहीं हुए, कुछ भी कानून व्यवस्था का कोई प्रश्न निर्माण नहीं हुआ। पर मई के महीने में CJP, सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस नाम का एक संगठन एक पत्र लिखता है, मुंबई में AC में बैठकर एक पत्र लिखता है पुलिस को और फिर वो कोर्ट में जाते हैं और उसके माध्यम से पुलिस के ऊपर दबाव निर्माण किया जाता है और हेट स्पीच के माध्यम से वक्ताओं के ऊपर जो भाषण किए गए थे वो FIR दर्ज की जाती है। तो ये कैसे, क्या इस प्रकार से हो सकता है? मेरा सबसे अनुरोध है कि ये जो हेट स्पीच जो है, अभी जहाँ साहब ने बताया आपको, तो ये हिसाब से दिसंबर महीने में जो सभा हुई, दिसंबर 22, तो वो सभा में मैं शुरू से आखिर तक उपस्थित था। वो सभा में हमारे यहाँ के जो लोकल मिनिस्टर है वो भी हाजिर थे, 2-3 MLAs हाजिर थे और तकरीबन 46 हिंदुत्ववादी संगठन और जलगांव ज़िले से तकरीबन 1 लाख हिंदुत्ववादी लोग वहाँ हाजिर थे। वहाँ के जो वक्ता थे सूरज चौहान के, उन्होंने जो वहाँ स्पीच दिया तो उसमें कोई भी हेट स्पीच का संबंध नहीं था। उन्होंने हमारे जलगांव ज़िले का पहले नाम कान्हा देश था, तो कान्हा देश का उन्होंने डिफिनीशन ऐसे दिया कि हमारे जलगांव ज़िले से पुरातन काल से कानूबाई उत्सव होता है, कानबाई भी बोलते उसको या कानूबाई बोलते हैं, तो उससे फिर उनको नाम दिया गया कान्हा देश, फिर अपभ्रंश होते होते कान्हा देश और अपभ्रंश के खानदेश। तो ये लोग ऐसा बोलने लगे कि ये हमारा देश है। यानी हमारे यहाँ ये जो खत आया SP साहब को, तो मैंने बोला कि आपके अधिकारी और आपकी पूरी पुलिस पलटन वहाँ हाजिर थे, आप उनके जवाब लीजिए पहले, हम बाद में आपको जवाब देते हैं। MLAs, मंत्री सबका जवाब लिए, तो वो बोले कि ऐसा उसमें कोई स्पीच नहीं था और नो हेट स्पीच। तो 5 महीने के बाद में ये जो खत आया, तो मैंने उनको बोला कि आप खत का एक लेते हैं, तो ये मौलवी जब एक ऐसा हिंदुओं के बारे में विरुद्ध बोलते हैं तो उसके बारे में आप कुछ नहीं बोलते, और जो पॉपुलर लोग हैं या प्रसिद्ध लोग हैं फिर उनको डोमिनेट करने के वास्ते ये फिर वो बॉम्बे से ऐसा खत उन्होंने भेजा। वहाँ के जो हमारे हिंदू जनजागृति समिति के प्रमुख प्रशांत जी जुवेकर, मैं, मेरे साथ में और 2-3 एडवोकेट, हम SP साहब से मिले और उन्हें बोला कि भाई आप इसमें 5 महीने के बाद में कांग्रेस ले रहे, ये गलत बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर उन्होंने बोला कि हमारे प्रमुख जो जिला सरकारी वकील है
उनसे हमने ओपिनियन मंगाया है और उन्होंने ओपिनियन हमारे आप हिंदुओं के फेवर में दिया है और फेवर में दिया, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं करें। अभी इनका ये देखिए कैसा है, इन्होंने हाईकोर्ट में 2 पिटिशन किए हैं जहाँ साहब, फिर कैसे रहता है, यानी सॉरी टू से आई एम स्पीकिंग फ्रैंकली, अंधा कानून है। वो बोलते कि नहीं इन्वेस्टिगेशन करो, ये करो। अभी एसपी साहब उधर अफिडेविट देता है कि देयर इज नो कंटेंट्स ऑफ हेट स्पीच, फिर भी वो बोलते कि इंक्वायरी करो, तो ऐसा उसमें है। यानी आपने देखा कि किस प्रकार से हम स्वयं हमारे खानदेश जो बताया जाता है तो उसको कानादेश या उसका जो सत्यता है वो भी यदि हम बाहर लाते हैं तो वो भी बाहर लाने पर हेट स्पीच हो जाती है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। यहाँ पर सेक्युलर भारत में ये व्यवस्था इस प्रकार से निर्माण हुई है। मैं आपके पास आना चाहूँगा उपाध्याय जी कि अभी जैसे इन्होंने बताया भारत जी ने कि बहुत सारे मुल्ला मौलवी है वो इस प्रकार से भाषण करते हैं। फिर देश के अंदर हम बहुत बार देखते हैं कि यहाँ पर दक्षिण में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी एक प्रकार से बहुत बार जैसे KS भगवान करके है, उन्होंने प्रभु श्री राम के बारे में गलत वक्तव्य किया है। फिर अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर हिंदुओं को गाली दी जाती है, PK से ऐसे सिनेमा बनाए जाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस प्रकार के नारे दिए जाते हैं। तो ये हेट स्पीच नहीं होती है। और सर तन से जुदा के नारे दिए जाते हैं, ये हेट स्पीच नहीं होती है। पर हिंदू जब अपने अस्तित्व की बात करता है, हिंदुओं को जगाने की बात करता है, तब वो हेट स्पीच हो जाती है। तो ये क्या कानून सिर्फ हिंदुओं को ही लागू होता है, अन्य को नहीं होता है? ऐसा प्रश्न यहाँ पर निर्माण होता है। देखिए ऐसा है कि 2 चीज़ें एक साथ में मतलब कि प्रयोग में की जाती हैं। एक तो होता है कि हेट स्पीच, दूसरा होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। 2 चीज़ों का प्रयोग किया जाता है बार बार। जब इसका प्रयोग हिंदू के विरोध में किया जाए, हिंदू के लिए किया जाता है, हिंदू के विरोध में या तो हिंदू के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर समझो कोई अगर विधर्मी अगर हिंदू धर्म के विरोध, हिंदू राष्ट्र के विरोध, हिंदुओं के विरोध, उनके देवी देवताओं के विरोध में कोई बात करता है, कितनी गंदी से गंदी बातें कर लेवे, कितना घटिया काम कर लेवे, अगर उसके लिए उसी जज के पास अगर हम जाते हैं न्यायपालिका में, कहे नहीं तो उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उनका तो अभिव्यक्ति का ये अधिकार है उनका, इस पर कैसे आप कैसे कर सकते हैं? ये तो मतलब कि ये तो उनके फंडामेंटल राइट का हनन होगा। और जब हिंदू की बात आती है तब ये हेट स्पीच में बदल जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए हिंदू से बड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का समर्थक कोई नहीं हो सकता है। देखिए हम इसका 2 एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। ये जो जजेज हमारे बैठते हैं न्यायपालिका में, दुर्भाग्य इस देश का, जैसे अभी बताया था जैन साहब ने बताया था, दुर्भाग्य ऐसा है कि हमारे जो न्यायपालिका में जो जजेज आगे बैठे हुए हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक, खास करके ऊपर के कोर्टों में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, जो कि जिनके जज जो कि पार्लियामेंट से ज़्यादा न्याय कानून वो बनाते हैं अपने इंटरप्रिटेशन के माध्यम से। जब उनका जजमेंट कोई देते हैं तो अपने आप में कानून बन जाता है। स्थिति यहाँ तक आ गई है कि अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है और कानून के विरोध में जाकर जजमेंट इंटरप्रिटेशन करते हैं तो कानून वो पार्लियामेंट ने बनाया, सरकार ने बनाया, बैक सीट लगा, उनका इंटरप्रिटेशन प्रिवेल करेगा। नहीं, कानून तो यही है। इसे समझो 2 + 2 4 होता है। अगर इंटरप्रिटेशन में 2 + 2 अगर 5 बोल दिए जज तो 5 माना जाएगा और वही चलता है। तो क्या होता है कि दुर्भाग्य ऐसा है कि पहली बात तो जो 60-70 सालों में जो एक सरकार रही है, वो उसने ऐसे लोगों को ला करके न्यायपालिका में बैठाया कि उनका जो है कि वो भी एक षड्यंत्र के हिसाब से किया गया था। मतलब बहुत बारीकी तरीके से किया गया इतने सालों में, ताकि जब कोई ऐसा मुद्दा आवे तो देखो क्या होता है अल्टीमेटली। मैं वही बार हम लोग डिस्कस भी करके, एक बार जहाँ साहब ने डिस्कस किया था, हमने लेटर भी लिखा था गवर्नमेंट को। देखिए जहाँ साहब ने एक बात बहुत बड़ी बात हमसे बताया, हम लोग जब आपस में डिस्कस कर रहे थे कि भाई जजमेंट है क्या, जजमेंट है क्या, तो इन्होंने कहा कि जजमेंट एक जज का परसेप्शन है। तो मैं भी लगा सोचने कि यार ये बात तो बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दिया। क्या होता है कि जज जो बैठा हुआ है, देखिए लॉ कैसा है, लॉ इंटरप्रिटेशन की चीज़ बहुत सारी चीज़ होती है, साइंस नहीं जब प्योर। इसको एक ही चीज़ को अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, मैं अपने तरीके से कर सकता हूँ, अपने तरीके से कर सकते हैं। तो क्या होता है, जिस मेंटलिटी का, जिस माइंड सेट का वहाँ जज बैठा है, उसका इंटरप्रिटेशन का वैसा कानून बन जाएगा। तो वहाँ पे जज भी बैठे हुए हैं, उसी मेंटलिटी के बैठे हुए हैं कि उनकी विचारधारा हिंदू विरोधी है। मैं तो खुल के बात करता हूँ, कंटेम्प्ट होने दीजिए, उनकी विचारधारा हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। उनको हिंदू धर्म से, हिंदू धर्मशास्त्रों से, ग्रंथों से, हिंदू परंपरा से उनका कोई दूर से कोई लेना देना नहीं है। वो अंग्रेजी स्टाइल में पढ़ के आते हैं, बहुत लोग जाके फ़ॉरेन पढ़ के आते हैं, कहाँ पढ़ाई करके आते हैं। उनको इस धरती से, इस मिट्टी की मर्यादा से, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर ऐसा होता, आप समझ लीजिए, तो हिंदुस्तान में
मतलब मैरिज बिटवीन द सेम सेक्स का ऐसा बहस हो सुप्रीम कोर्ट में, मतलब ये पागलपन का हद है, मतलब पागलपन का हद हो जाता है। मतलब कि कहीं आप सृष्टि के अगर ध्यान दीजिए, किसी भी क्रिएचर की बात मैं कर रहा हूँ, मनुष्य को छोड़ दीजिए, सृष्टि के किसी भी क्रिएचर में, किसी भी सृष्टि के जो भी कोई जितने जीव जंतु हैं, जहाँ पे मतलब कि ये बात आती है, मतलब सेम सेक्स मैरिज, मतलब बिटवीन सेम, मतलब मेल रिलेशन बिटवीन मेल एंड मेल, मतलब पुरुष और पुरुष, नर मादा जानवरों में होते हैं, पशुओं में होते हैं, यहाँ तक हमारे वृक्षों में और पौधों में भी ऐसे वर्णन किया गया, नर मादा के संबंध में बताया गया है। तो ऐसा पागलपन क्यों आ गया? उसका कारण यही है कि वहाँ विकृति मतलब मानसिकता के लोग बैठे हुए हैं। अब हर चीज़ में आप अगर इस तरह से करना चाहोगे तो देखिए उसका कारण क्या है कि वहाँ पे ऐसे लोगों को बैठाया जाए जो कि सारी बातों को, सारे धर्मशास्त्रों को, सारी जो गहराइयों से जानते हैं, इस मिट्टी से, इस धरती से जुड़े हुए हैं, तब जा कर के मतलब कि इस चीज़ का सही पैमाने में डेफिनेशन होगा, सही ढंग से न्याय मिलेगा सबको। और मैं 2 एग्जाम्पल में बताया ना कि हिंदू से बड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का चैंपियन कोई नहीं हो सकता है, समर्थक कोई नहीं हो सकता है। और हेट स्पीच का भी बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है कि अपने धर्म की, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपनी मर्यादा की रक्षा करने का सबको मौलिक अधिकार है। अगर उसके लिए हमको अगर किसी का वध भी करना पड़े तो हमको करना चाहिए, कानून करना चाहिए। अगर हमको कोई मारने के लिए आएगा तो हम क्या मार खा के बैठेंगे? हमारा कोई सत्यानाश हमारे सामने अपने धर्म का नाश करे, हमारी स्त्री बहन बेटियों को अगर तकलीफ देवे तो हम क्या चुपचाप बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। अब देखिए बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कई बार बात आता है ना, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मैं रामायण का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। भगवान राम, अब से कि भगवान मेरे ख्याल से पूरी सृष्टि में आज तक जहाँ तक मर्यादा की बात आती है तो भगवान राम और माता सीता से बढ़ के मर्यादावान आज तक कोई नहीं हुआ था, और न कभी कोई होगा। मैं कोई नहीं होगा आज तक, बता रहा हूँ। लेकिन जब भगवान राम अयोध्या का राजा बने तो एक धोबी जो है सीता माता के ऊपर उसने जो है कि एक मतलब कि कलंक लगाया कि भाई इस तरह से उसके भगवान को त्याग करना पड़ा। अब देखिए यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात मैं कर रहा हूँ। हम कितने फ्रीडम एक्सप्रेशन के हम समर्थक, हम उनकी वंशज हैं, हाँ उनकी वंशावली के हम लोग हैं, हिंदू सनातन जो लोग हैं जी। भगवान राम ने जब उसने ऐसा मतलब जब किया, एक प्रश्न उठाया, तो भगवान राम उससे नाराज़ नहीं हुए। भगवान राम ने उसको किसी भी तरह का दंड नहीं दिया, बल्कि उसकी बात को मान करके, भाई उसका एक अधिकार है बोलने का, उसको ऐसा लगा है, सीता माता का परित्याग किया। उसके बाद की बात बता रहा हूँ कि जब भगवान राम जो है कि रामायण में, शास्त्रों में इसका वर्णन, जब भगवान राम जो है कि जब जाने लगे धराधाम से, पूरी अयोध्या के सब जीव जंतुओं को, मतलब सारी प्रजा को लेके जाने लगे। यहाँ तक कि कहा गया कि दुर्वा तक वहाँ से लेके भगवान जमीन से लेके गए, सब अपने धाम को लेके चले गए। तो भगवान धाम में ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ जाते हैं, भगवान के धाम में अगर आप जाओ तो भगवान को वहाँ पार्षद होते हैं, उनके बगैर कि उनके साकेत धाम में प्रवेश नहीं कर, पार्षद की परमिशन के बगैर। जब वहाँ पे गए तो भगवान उनके पार्षद सबको जाने दिए, इस धोबी को रोक दिए, बोले नहीं तुम नहीं जा सकते हो। धोबी बोला भाई हमको भी भगवान लेके आए। बोले नहीं, हम तुम जा नहीं सकते, तुमने माता, हमारी जगजननी माता सीता का तुमने अपमान किया, तुमने के विषय में गलत शब्द बोला है। धोबी रुक गया, भगवान आए, भगवान के पास संदेश गया, बोले भाई इसको क्यों आने दे? बोले बिल्कुल नहीं आने देंगे, हमारी माता किसने अपमान किया है। भगवान राम बोले ऐसी बात है तो ठीक है, एक काम करिए, इसके लिए मैं एक दूसरा साकेत बना देता हूँ। भगवान राम ने उसके लिए दूसरा साकेत बनाया, बोला तुम इस साकेत में तुम अकेले रहोगे, तुम्हारी इतनी व्यवस्था कर देता हूँ। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमको कोई सिखाएगा कि क्या होता है जी। हम इतना भी सम्मान करते फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। और मैं जहाँ तक अपने धर्म की रक्षा की बात मैं कर रहा हूँ, धर्म की रक्षा करना कोई हेट स्पीच नहीं है। अगर कोई हमारे खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र रच रहा है, अगर हमारे धर्म का नाश करने का कोई इस तरह से कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो हम अगर उसको एक्सपोज करते हैं, उसका सामना करने की हम तैयारी करते हैं, हम अपने लोगों को जागृत करते हैं, तो उसको आप हेट स्पीच कैसे बोल सकते हो? यही भगवान राम थे, बता दो आपको। आप सोचिए हमारी आपकी औकात क्या है। अगर हमको कोई गाली देता हम चाटा मारने की कोशिश करते हैं। भगवान राम की पत्नी को, सीता को रावण हरण करके लेके चला गया था। भगवान राम जो है कि बिना फड़ का अगर बाण मारते सब नाश हो जाता रावण का, संकल्प को ले लेते। तो भगवान राम ने उसके पास 2 मिनट लूँगा, भगवान राम ने उसके पास भेजा जो है कि कई बार शांति दूत भेजा, लेकिन ये नहीं भगवान ने क्यों भेजा। आज के लोग बात बोलते हैं कि भगवान राम ने भेजा था अंगद को दूत बना करके जी। फिर जो है कि महाभारत में कौरवों के पास भगवान कृष्ण गए थे, तो लोग बात करते हैं शांति दूत, शांति। भगवान ने शांति दूत बन के क्यों, क्या मैसेज देना चाहते थे? भगवान ये कहना चाहते थे कि जब अगर रावण जैसे दुष्ट से अगर विधर्मी से तुम्हारा पाला पड़ेगा, अगर दुर्योधन जैसे विधर्मी से तुम्हारा अगर सामना पड़ता है,
तो युद्ध के सिवा, वध के सिवा कोई रास्ता नहीं। तुम युद्ध करो जाकर के मैदान, युद्ध करना चाहिए उस समय। भगवान ने एग्जाम्पल दिया कि देखो इस तरह का प्रस्ताव भी नहीं है, स्वीकार कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब हमारे धर्म के ऊपर कोई बातें आती हैं तो हम उसकी सुरक्षा करने की अगर हम बात करते हैं, हम संगठित होते हैं, हम एक दूसरों को अगर हम जागृत करते हैं, हेट स्पीच कैसे हो सकता है भाई, किस तरह से हो सकता है। तो ये देखिए, ये तो बता दूँ आपको, दोहरापन है न्याय व्यवस्था का, ये इस तरह का, और इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। और हम इसका जितना हमारी शक्ति उतना हम इसका विरोध करेंगे। जी जी। तो जैसे देखा हमने कि वामपंथी और सेक्युलर और लेफ्टिस्ट ये सब क्या करते हैं, तो जब वो हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, पीके जैसे सिनेमा लाते हैं, पद्मावत जैसे सिनेमा लाते हैं, तो फ्रीडम ऑफ लिबर्टी, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर वो बात करते हैं, और जब हिंदू बात करता है तो वो हेट स्पीच हो जाती है। तो ये एक प्रकार से ये छलावा ही हिंदुओं के साथ में किया जा रहा है। सुभाष जी, जैसे हम देखते हैं तो ये हेट स्पीच के बारे में जब बताया जाता है, तो मुझे ये आपको पूछना है कि प्रतिदिन दिन में 5-5 बार लाउड स्पीकर के ऊपर जो बताया जाता है कि सिर्फ हमारे ही एक प्रेषित है, वही पूजन के लायक है, बाकी और कोई पूजन के लायक नहीं है, तो क्या ये हेट स्पीच में नहीं आ सकता? दूसरी बात, हरिद्वार में वहाँ पर हमारे जो संत महंत थे, उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात कही, हिंदू राष्ट्र की शपथ ली, तो उनके ऊपर हेट स्पीच का मुकदमा दर्ज किया गया। जबकि हिंदू राष्ट्र हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है तो जैसे कि बाला साहब ठाकरे जी का जो वो चुनाव के संबंध में उन्होंने हिंदुत्व को लेकर उपयोग किया था, तब वो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदुइज्म इज़ जस्ट अ वे ऑफ लाइफ और इट इज़ नॉट एन रिलीजन। तो यू कैन यूज़ रिलीजन, यानी आप हिंदुइज्म का उपयोग आप चुनाव में भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो निर्णय था। तो अब यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की शपथ लेने पर वो हेट स्पीच हो जाती है, पर दिन में 5-5 बार हमें ये कहा जाता है कि आप जिसको पूजते हैं वो पूजा के लायक नहीं है, हम जो कहते हैं वही पूजा के लायक है। तो वो क्या वो हेट स्पीच नहीं हो सकती? मैं आपको कुछ आंकड़े दूंगा। हम कहाँ से कहाँ फैले थे और कहाँ से कहाँ सिमटते सिमटते पहुँच गए। हमारी सीमा, भारतवर्ष की सीमा कहाँ तक फैली थी और अब सिकुड़ते सिकुड़ते कहाँ तक पहुँच गई है। और अब 1947 के बाद में करीब 9 प्रदेश, 9 राज्य इस देश के हिंदू माइनॉरिटी स्टेट्स हो गए। उसमें से केरल, वेस्ट बंगाल, आसाम, अगर इसको भी जोड़ दिया जाए तो 9 और 3 12 हो जाएंगे आने वाले समय के अंदर में। और हम उसी दिशा में जा रहे हैं। और ये मत समझिए आप, ये केरल, अभी जो कर्नाटक में जो इलेक्शन का रिजल्ट आया वो क्या दिखाता है हमको, ये सब के सब चेंजिंग डेमोग्राफी, जनसंख्या का असंतुलित होना, हिंदू जनसंख्या का घटना और बाकी की जनसंख्या का बढ़ना, ये इसके दुष्परिणाम है जो इलेक्शन का रिजल्ट हमने कर्नाटक में देखा, वेस्ट बंगाल में देखा, पंजाब में देखा। तो ये हम हर जगह पे देखेंगे। मैं आपको बताऊं, कुछ आंकड़े देता हूं मैं। अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, पाकिस्तान और उसके बाद में बांग्लादेश, ये सारे हमारे देश के हिस्से थे। अफगानिस्तान 1876 में भारत से अलग हुआ, नेपाल 1904 में, भूटान 1906 में, तिब्बत 1907 में, श्रीलंका 1935 में, पाकिस्तान 1947 में। हम अगर हिंदू अब जाग गया है और अब ये जानना चाहता है, अब ये जागृत हो चुका है कि हम इस तरह से कटते कटते अब भारत का जो भी हिस्सा बचा हुआ है, 1947 के अंदर में 1/3 हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। अब हम वापस न कट जाएं, भारत के अनेक जो राज्य हिंदू माइनॉरिटी स्टेट्स न हो जाएं। और ये बात आप मान लीजिए कि अलग अलग राज्यों से आने वाले समय के अंदर में आवाज़ें उठेंगी, स्वर उठेंगे, प्रमुखता से उठेंगे, और उसके लिए जिहादी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले आपको वो हर स्टेट के अंदर में इलेक्शन में हराएंगे, वहाँ पे उनकी सरकारें होंगी।
और उसके बाद में उनके अनुरूप ही कानून बनता जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कर्नाटक में एक कर्नाटका हाई कोर्ट के फुल बेंच एक सुनवाई कर रही थी हिजाब। मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने का मौलिक अधिकार है। तो कर्नाटक की वहाँ पे जो उस समय की भाजपा सरकार थी, उसमें एक उन्होंने कानून बनाया और कहा कि भाई आप हिजाब पहन के नहीं जा सकते परीक्षा में, अगर आपको जाना है तो बिना हिजाब के जाइए। अब ये विषय जो है ये होते होते कर्नाटक के डिवीज़न बेंच में गया और डिवीज़न बेंच के बाद में फुल बेंच में गया। मैं 11 दिन तक लगातार, अमृतेश जी मेरे साथ में हैं, घनश्याम उपाध्याय उसमें पिटिशनर थे, हमने इंटरवीन किया और हमने पहली बार कहा कि ये सब काम जो, ये कांड जो हो रहा है ये पीएफआई का है। वहाँ की जो रेडिकलाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसकी तैयारी जो है, भारतवर्ष को इस्लामिक देश बनाने की तैयारी है। ये उसके षड्यंत्र का हिस्सा है हिजाब। मैं एक मुंबई के ऐसे कॉलेज में पढ़ा 1989 से लेके 1982, 79 to 82, जो कि मुस्लिम कॉलेज था। ये मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे वहाँ पे एडमिशन मिला। मैंने कभी वहाँ पे कोई हिजाब नहीं देखा था, अब तक कुछ वर्ष पहले तक कभी हिजाब नहीं देखा था। मैं आपको बताऊं ये बड़ा भयावह चित्र है। मैं पिछली बार मैंने उपाध्याय जी से शेयर किया, कुछ लोगों के साथ में शेयर किया। मैं मुंबई के सेशंस कोर्ट में गया और वहाँ से कुछ काम, मेरा कुछ बहस था, वो करके मैं जब हाई कोर्ट में आया, मैंने ऐसे लड़कियों को हिजाब पहने हुए करीब 15 लड़कियों को देखा और 15 लड़कियाँ, उनकी प्रैक्टिस मुश्किल, अब बड़ा लगता है कि वो साल भर या 6 महीने के अंदर में उनको सबको वहाँ पे सुनियोजित ढंग से उनको प्लांट किया गया कि तुम वहाँ पे हिजाब पहन के जाओ। ये आपको चिढ़ाया जाता है, आपको चुनौती दी जाती है, आपको धीरे धीरे, और अगर 2-4 साल होने के बाद में किसी ने कोई स्वर नहीं उठाया तो वो कहेंगे ये तो 5 साल से पहन रहे थे। यही आर्ग्यूमेंट कर्नाटक हाई कोर्ट में हुआ था। हमने कहा कर्नाटक में कि हमने कहा कि इस देश के अंदर में, कभी एक वकील साहब थे उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने आज़ादी के तुरंत बाद ये कहा कि भाई आपने जो ड्रेस कोड बनाया वकीलों का, तो इसमें धोती क्यों नहीं पहनना चाहिए भाई? आज़ादी की सारी लड़ाई जो है धोती पहन के हुई। ये धोती हमारे देश के सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, आप उसको कैसे अलग कर सकते हैं? तो वो मामला गया इलाहाबाद के हाई कोर्ट में और वहाँ पे निर्णय ये आया कि भाई आप देखिए ड्रेस कोड बनाया गया है तो आपको ये धोती को त्यागना पड़ेगा। अगर धोती को त्यागना पड़ेगा, हिजाब को अपनाना पड़ेगा, ये कहाँ की मानसिकता है? मैं तो बता रहा हूँ, ये अयोध्या का जो राम मंदिर का, और या विष्णु जैन अभी और उनके पिताजी हरिशंकर जैन, ये इतना युद्ध करने की क्या आवश्यकता है भारत देश में? मैं अगर जज होता, मुझे भी ऑफर किया गया था हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, मैं नहीं गया, वो एक अलग बात है। क्या कोई जज, अगर जज होता, मैं कहता कि भाई मैं रामायण को इस देश का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में से एक है, मैं उसको सर्वश्रेष्ठ मानता हूं, उसकी एक एक बात को मैं सच मानता हूं, और रामायण में इसका उल्लेख है कि प्रभु रामचंद्र का जन्म स्थान अयोध्या था, उसके अलावा अयोध्या में कोई मस्जिद हो नहीं सकती है, उखाड़ के फेंक दो। क्या ये निर्णय गलत होता? मैं मथुरा गया हूं, मैं उसके बाद में काशी विश्वनाथ गया हूं मैं। अरे मंदिर के पास में सटा करके, अब इसमें से बहुत साधु संत सब लोगों ने देखा होगा, मंदिर के साथ में सटा करके आप बताइए मस्जिद बना रहे हैं आप? आपकी इतनी हिम्मत! 1947 में आपने हमारे देश का विभाजन किया, उसके बाद में भी यही चल रहा है और ये चलता रहेगा। कोई भी कानून, हमको ये चाहिए था कि कोई कानून बनाए आप और कहिए कि जितने भी मंदिर को तोड़ा गया है, हमारे पूजा स्थल को तोड़ा गया है, उसको सबको रेस्टोर किया जाए। ये क्या बन के रखा है कि भगवान राम जो है उस एक सूट फाइल करेंगे, राम लला के नाम पे एक सूट फाइल होगा, भगवान राम को न्यायालय में आना पड़ेगा। भगवान राम से न्यायालय चलेगा, न्यायालय से भगवान प्रभु राम नहीं चलेंगे। ये बात उनको समझनी चाहिए।
रहे कि जो मैंने प्रश्न पूछा था आपको कि दिन में 5-5 बार जो हेट स्पीच दी जाती है लाउड स्पीकर लगाकर, तो क्या वो हेट स्पीच की श्रेणी में नहीं आता है? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट में वही मैटर कर रहा हूँ, हेट स्पीच वाला। हमने एक आईए लगाया है जो कि मातृभूमि ने लगाया है, और उसमें हमने इन्हीं बातों को लिखा है कि भारतवर्ष कहाँ से कहाँ फैला हुआ था और कहाँ से कहाँ सिकुड़ता हुआ आ गया। और अगर भारत का हर एक नागरिक, हर एक हिंदू इस आवाज़ को बुलंद करना, इस आवाज़ को मजबूत करना चाहता है और मजबूती के साथ कहना चाहता है, वो प्रबलता के साथ में, प्रमुखता के साथ में, कि भाई हमारा देश और टुकड़े टुकड़े नहीं हो, तो ये कैसे हेट स्पीच में आ सकता है? और अगर आए तो आए, हम तो करेंगे, हम तो कहेंगे कि इस भारत के अगला टुकड़ा ना हो, ये भारत और खंडित ना हो। इसके लिए जो भी कुछ सज़ा होगी या जो भी कुछ उनको लगेगा उनके विवेक में, बट उनको कहा जाएगा। और आप ये बताइए कि हेट स्पीच जो है वो पाप हो गया। अब ये हेट स्पीच कौन डिसाइड करेगा, किस श्रेणी में आता है, कहाँ उसका डेफिनेशन है, वो एक अलग प्रश्न है। मुझे बताइए, हेट बुक का क्या? अगर हेट स्पीच गलत बात है, उसके लिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, तो जो आपकी किताबें हैं उनको भी तो सामने लाइए, उसमें क्या लिखा हुआ है। मैं जब हिजाब का मैटर कर रहा था तो मैंने कुरान को कुछ समझने का प्रयत्न किया, तो ये तो पूरा का पूरा हेट स्पीच है वो, कि उसको मारो जो काफिर है, जो हमारे धर्म को नहीं मानता है, उसको आप समाप्त कर दो, उसको मार दो, काट दो, उजाड़ दो। अरे ये बताइए, ये हेट स्पीच ये महापाप है या ये हेट बुक महापाप है, जिसके ऊपर के पूरे दुनिया के अंदर में आज आतंक फैला हुआ है। दुनिया का कोई भाग आज शांति से जी नहीं पा रहा है। पूरा का पूरा आने वाले समय के अंदर में यूरोप जिहादियों के हत्थे चढ़ जाएगा, अगर उनको अक्ल नहीं आई तो। मैं यूरोप के कुछ देशों में गया हूँ, मैं भ्रमण किया मैंने, और मैंने जब पहली बार किया, इंग्लैंड गया था मैं, तब मैंने देखा कि ये तो बड़ा भयावह चित्र है। तब तो कोई किसी मीडिया में नहीं आया था। मैंने जो थोड़ा सा अनुभव किया, जो देखा, आने वाले समय के अंदर में मैं स्पेन गया हूँ, इंग्लैंड गया हूँ, मैं स्विट्ज़रलैंड गया हूँ, मैंने वहाँ पे देखा बड़ा भयावह दृश्य है वो। और ये आने वाले समय के अंदर में जो भारत का दृश्य हुआ है, इन सब का वही होगा। या तो ये इस्लामिक देश बन जाएंगे, या ये उनको सबको वो पर्शिया के तरह से ईरान बना देंगे। यानी किस प्रकार से पूरे विश्व भर में आज ये स्थिति निर्माण हो रही है, हम सब भी वो प्रतिदिन न्यूज़ के माध्यम से वो देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि भारत में इस प्रकार से तो नहीं होगा, क्योंकि भारत में हम सब हिंदुत्वनिष्ठ है और पूरी सनातन हिंदू धर्म की पूरी सेना है। तो मुझे लगता है कि आने वाले काल में हिंदू राष्ट्र तो भारत में अवश्य ही आएगा, और जिहादियों का सपना बिल्कुल भी पूर्ण नहीं होगा। लाना होगा, हिंदू राष्ट्र लाना होगा, हिंदू राष्ट्र लाना होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यदि हिंदू इस प्रकार से भाषण करता है तो वो हेट स्पीच हो जाती है, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा देशमुख जी, तो फिर कल हमारे सभी क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से चंगाई सभाएं हो रही है। चंगाई सभाओं में वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। बहुत सारी जमातियों की सभाएं होती है, वहाँ पर भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। जाकिर नाइक जैसे मुल्ले भारत में अलग अलग जगह पर वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। तो क्या अब हिंदुत्ववादियों ने इन पर भी इसी कानून को लेकर या इसी निर्णय को लेकर इस प्रकार से हेट स्पीच दर्ज की जा सकती है? देशमुख जी, देखिए, ज़रूर दर्ज की जा सकती है, क्योंकि क्या है कि ये जो मौलाना मुल्ला ये हेट स्पीच का ज़्यादा फैलाव कर रहे हैं। हमारे यहाँ इनका ऐसा षड्यंत्र चल रहा है कि जो लोग उनके कास्ट के उनको सहकार्य करते हैं, तो वो एरिया में मौलाना मुल्ला सभा लेते हैं और अपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, हेट स्पीच करते हैं। तो इसके बारे में ये इनके खिलाफ ज़रूर एफआईआर दर्ज करना चाहिए। और इसके बारे में हमने क्या किया कि जलगांव ज़िले में, अभी मैं बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र को में 12 साल था, तो अभी भी 45 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
तो जो हिंदुत्ववादी, कट्टर हिंदुत्ववादी अभिवक्ता है, तो उनका मैं संगठन कर रहा हूँ। और जैसा ये स्पीच ये करते हैं, हेड स्पीच, तो वहाँ के पुलिस स्टेशन में वो मौलाना हो या मुल्ला हो, उनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करिए। इससे क्या हो जाएगा कि भाई, और हो क्या रहता है कि एक 10% जिनको मैं हितचिंतक बोलता हूँ, हमारे यहाँ वो तीस्ता सेटलर को लेके आए, तृप्ति देसाई को लेके आए कि नहीं ये गलत बात है, ये बार बार बोल रहे हैं, तो इनको ऐसा ये उनका बोलना गलत बात है। और ये जो मौलाना है, तो इन्होंने क्या किया कि हमारे जलगांव शहर में मुस्लिम बहुल एरिया जो है, वहाँ से 3 नगर सेवक चुन के लाए। फिर वो उनको पूरी इन्फॉर्मेशन सप्लाई करते हैं, उनको बुलाते हैं और हेड स्पीच करते हैं। तो इसके बारे में वहाँ के जो हमारे हिंदू भाई बहन है, तो हमको बोलते हैं कि इनके खिलाफ़ कुछ कार्रवाई करो। तो हमने बोला कि इनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके बारे में हम एसपी साहब से मिले कि जैसा आप हमारे खिलाफ़ कंप्लेंट लेते हैं, तो हम आपकी तरफ इनके खिलाफ़ भी कंप्लेंट दर्ज करेंगे, उनका एफआईआर इनमें कीजिए, ऐसे आपसे विनंती है जी। धन्यवाद। तो यानी हम देख सकते हैं कि हर किस प्रकार से इस कानून का उपयोग किया जा सकता है, इस निर्णय का उपयोग किया जा सकता है। मैं एक प्रश्न को लेकर फिर आपके पास फिर आता हूँ। एक संगठन है जिसका नाम है सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस, जो तीस्ता सेतलवाद चलाती है, और यही संगठन जो है उनके कुछ और संगठनों को मिलकर ये एक प्रकार से हिंदुओं के विरोध में ये एक प्रकार से षड्यंत्र, या कहे कि एक प्रकार से फैक्ट्री चला रहे हैं और हिंदुओं पर दबाव का निर्माण करने का प्रयास। हमारी आज का ये जो वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव है, तो उसकी भी वीडियो क्लिप्स निकाल कर वो भी इस प्रकार से ये हेट स्पीच की जा रही है, इस प्रकार से ये द्वेष फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। और तीस्ता सेतलवाद का तो इतिहास हम सभी को पता है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, तीस्ता सेटलवाद का जहाँ तक प्रश्न है, मैं उसको बहुत सालों से पकड़ने का प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन सरकार मेरी मदद नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसका एप्लीकेशन फॉर एंटिसिपेटरी बेल वहाँ से सेशंस कोर्ट से, मुंबई के सेशंस कोर्ट से रिजेक्ट हुआ। रिजेक्ट होने के बाद में उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, अभी उसके पास में कोई प्रोटेक्शन नहीं था तो उसको पकड़ लेना चाहिए था, बट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो है वो पकड़ती नहीं है उसको, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कहती है कि ये सारा का सारा, बहुत बातें कही, लेकिन उसने मूल बात जो ये थी कि वो कही कि ये जो हो रहा है, ये सेशंस कोर्ट ने जो फैसला दिया है, ये दिल्ली की सरकार से प्रभावित होकर दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार ने सेशंस कोर्ट के जज को फ़ोन किया और कहा कि भाई इसका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाए। तो इस तरह के भाषण देना या इस तरह की बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना, अकॉर्डिंग टू मी, मेरा ऐसा मानना है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में पूरा बैठता है। ये इट इज़ नथिंग बट इंटरफेरेंस इन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो कंटेम्पचुअस है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट के लिए क्या होता है कि आपको एडवोकेट जनरल से परमिशन लेना पड़ता है। तो उस समय पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अब देखिए हम किस किस फ्रंट से लड़ाई करें, हमारे ही लोग, अपने ही लोग, एडवोकेट जनरल आप ऐसे ही बैठाते हैं। आपको मैं बार बार कहता हूं, ऐसा ही निर्णय मिलेगा जैसे कि न्यायाधीश वहां पे बैठे होंगे। मैं न्यायाधीश, हम 3 लोग हों, हमारे पास में अयोध्या का मैटर लाइए आप, या आप और भी कोई मंदिर जहाँ पे कि विदर्भियों ने कब्जा करके बैठा, काशी विश्वनाथ का लेके आइए, अभी हम 5 मिनट में निर्णय दे देते हैं आपको। तो ये बताइए कि लेकिन आपको वैसे न्यायाधीश बैठाने पड़ेंगे। हमारी विडंबना है ये कि हमने आज तक 75 वर्षों में भी एक हाई कोर्ट का जज कैसे नियुक्त होगा, उसके लिए कोई कानून नहीं है। ये सरकार 2014 में आई, 2015 में, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि आप एक नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाएंगे, अपॉइंटमेंट कमीशन बनाएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, संविधान में लिखा हुआ है। तो ये सरकार ने बनाया, पिछली सरकार ने नहीं किया। इस सरकार ने 2015 में बनाया, 6 महीने के अंदर में उसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, ये कानून गलत है आपका। उसके बाद में रिव्यू फाइल किया गया, 3 महीने में वो भी रिव्यू रिजेक्ट हो गया। अब ये 2015 से लेके आज तक
कोई कानून नहीं बन पाया और वो जजेस जो हैं अपनी मनमानी करते हैं, अपने ही खुद ही बैठ के। आप जज हो, आपको कानून बनाने का क्या, हम आपका अपॉइंटमेंट कैसे होगा आप खुद ही डिसाइड करेंगे क्या? देखिए बड़ा बेसिक है, सिंपल, कि यू कैन नॉट बी जज फॉर योर ओन कॉज। मैं अगर अपने ही कॉज के लिए जज नहीं बन सकता हूं, तो ये जज किसी भी देश में नहीं होता है कि जज ही खुद को नियुक्त करेगा, सरकारें नियुक्त करती हैं। लेकिन इस सरकार को भी हमने कई बार पत्र लिखा, यार भाई तुमने एनजीएससी को वो अगर स्ट्राइक डाउन किया तो आप रिव्यू पिटिशन फाइल करिए, उसको मॉडिफाई करिए, दूसरा कानून लाइए, सख्त कानून लाइए। मैं तो बोलता हूँ और भी, मेरे पास तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, लेकिन कोई ले तो सही। देशमुख जी मैं आपको बताता हूँ, एक झटके के अंदर में ये जो इन लोगों ने जो कॉलेजियम सिस्टम बनाया है, ये कॉलेजियम झुंझुना बजाता हुआ दिखाई देगा। झुंझुना कैसे हो सकता है? आप ये कहिए हमारे देश के अंदर में जो जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट करते हैं? 40% जो जजेस होंगे वो लोअर जुडिशरी से आएंगे और 60% जो है डायरेक्ट अपॉइंटीज होंगे। मतलब डायरेक्ट, मैं अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ हाई कोर्ट में, देशमुख और घनश्याम उपाध्याय और आप हैं, तो आपको सीधा हाई कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। आपको पूछा ही नहीं जाएगा आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आप कितने मैटर आपने किए, आपका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। आप सीधे, आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट डे हमको आपको माय लॉर्ड कहना पड़ेगा। ये प्रक्रिया है आज की, और यही लोग तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो ये सारा का सारा खेल जो है 60% का है। वो जज, एक जज जो है दूसरे जज के बेटे को जज बनाता है, वो उसके बेटे को जज बनाता है, वो उसके चाचा को, मामा को, नाना को, काका को, अपने जूनियर्स को, इसको उसको, अलग अलग तरह तरह के प्रबंध किए गए इस पूरे सिस्टम के अंदर में। तो वो उसको जज बनाता है, वो उसको जज बनाता है। ये खेल चलता रहा है। सरकार को चाहिए एक अध्यादेश लाए, कल ही लाए, और ये कहे कि कोई भी अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट का अब सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी, कॉलेजियम नहीं करेगी। हम एक अध्यादेश लाते हैं, जितने भी प्रमोटीज हैं सब प्रमोशन से होगा। खत्म हो गया बात। कोई सुप्रीम कोर्ट किसी इस अध्यादेश को चैलेंज नहीं कर सकती है। कोई नहीं कह सकती कि भाई नहीं, हम 60% हम अब चुनेंगे। आप एक अध्यादेश लाइए और कहिए कि जितने भी प्रमोटीज हैं, आप पहले जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से हैं, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही उठ के ऊपर आएंगे और फिर बाद में ऊपर जाएंगे। हो गया खत्म। बजाते रहिए झुंझुना कॉलेजियम का। ये कॉलेजियम का खेल इतना खतरनाक है इस देश की न्याय व्यवस्था के लिए, न्यायपालिका के लिए, कि इसका समाप्त होना अनिवार्य है। इसको तुरंत शीघ्र करना चाहिए, और जब तक नहीं होगा तब तक आपको ऐसे ही फैसले मिलेंगे। आपको ये जो आप जाके इंग्लैंड पढ़ के आते हैं, अमेरिका पढ़ के आते हैं, अरे आपको अपने भारत की संस्कृति का पता ही नहीं। एक छोटा सा, मैं 1-2 मिनट लूँगा मैं। एक विषय आया था शबरीमाला का। अब शबरीमाला का मंदिर में, शबरीमाला में भगवान का जो रूप है वो सन्यासी का रूप है, ब्रह्मचार्य का रूप है। यहाँ पे बड़े साधु संत बैठे हैं। अब ब्रह्मचार्य को हमारे यहाँ पे हिंदुओं में प्राण प्रतिष्ठा की व्यवस्था है कि ऐसा माना जाता है कि एक मंदिर के अंदर में किसी मूर्ति को अगर रखा जाता है तो प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से करने के बाद में ऐसी हमारी आस्था है, हमारा विश्वास है कि देव जो हैं वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में मंदिर में विराजमान है। इसीलिए हिंदू मंदिर में दर्शन करने जाता है। कोई भी और अतिरिक्त धर्म के लोग वहाँ पे दर्शन करने नहीं जाते हैं। वो वहाँ पे जाते हैं, विजिट करने के लिए जाते हैं। हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। हम मानते हैं कि वहाँ पे विद्यमान है। तो वहाँ पे शबरीमाला का जो मंदिर का है वो वहाँ पे ब्रह्मचार्य रूप में है। अब ब्रह्मचार्य अगर जो पालन करेगा और जो विद्यमान होगा उस मंदिर में, उसको उनकी मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। तो उन्होंने कानून ये बनाया था वहाँ के मंदिर ने कि 10 साल से 50 साल के बीच में जो लड़कियाँ हैं, स्त्री हैं, वो मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगी। इन लोगों ने क्या किया, और ये देखिए ये सरकार का काम है, ये मेरा काम नहीं है। मैं तो अभी से देखते हुए बता देता हूँ। आप मुझे कोई भी, मैं घनश्याम उपाध्याय, कम से कम आप हमको कोई भी मैटर दीजिए, हम आपको तुरंत बता देते हैं कि क्या हुआ होगा, ये खेल क्या हुआ है। एक इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन, ऐसा एक 4-5 लोगों का एक एसोसिएशन फॉर्म होता है, बोगस ऑर्गेनाइजेशन, और वो बोगस ऑर्गेनाइजेशन एक पिटिशन फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट में। आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए, हाई कोर्ट में चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट में चले जाइए, पहले आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज योर लोकल स्टैंड आई, आपने पिटिशन कैसे फाइल किया है। आपको 10 गलतियां निकाली जाएंगी आपके अंदर में, कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, और आपको उसी समय पे आपका पिटिशन डिसमिस हो जाएगा। ये पिटिशन डिसमिस नहीं हो जाता है,
इनको ये नहीं पूछा जाता है कि आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, आप हो कौन, ये चैलेंज करने के लिए कि स्त्रियों को परमिशन दिया जाए वहाँ पे आने के लिए। लेकिन आप देखिए हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की विद्वत्ता, वहाँ पे जो चीफ जस्टिस थे उस समय पे जस्टिस मिश्रा, दीपक मिश्रा, तो जस्टिस दीपक मिश्रा जजमेंट लिखते हैं क्या, और वो जजमेंट लिखते हैं उसमें, और एक वहाँ की एक लेडी थी अमेरिका में, उसको अमेरिका में ही कोई नहीं पूछता है, उसका नाम था कुछ एंथनी, सुसान एंथनी। अब वो सुसान एंथनी को अमेरिका में ही कोई नहीं पूछता, लेकिन उनका जजमेंट वहाँ से शुरुआत होता है कि देखिए सुसान एंथनी ने ये कहा। अब क्या कहा मेरे आज तक समझ में नहीं आया, 25 बार मैंने पढ़ा उसको कि क्या कहा होगा, लेकिन वहाँ से शुरू होता है। अब ब्रह्मचार्य को समझना है तो पहले भारत के सभ्यता संस्कृति को समझना पड़ेगा। यहाँ के हमारी जो इतने विशाल हमारे पास में खजाना है, हर चीज़ का ज्ञान का खजाना है। अरे ब्रह्मचार्य को समझना है तो आपको हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा। आप हिंदुस्तान के बाद आप चले गए अमेरिका में, आप चले गए ऑस्ट्रेलिया में, आप चले गए इंग्लैंड में, आप चले गए न्यूजीलैंड में, वहाँ के फिलोसोफर ने ये कहा है, उसने फिलोसोफर ने वो क्या। अरे हिंदुस्तान के फिलोसोफर ने क्या कहा है, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, हमारे शास्त्रों में क्या व्यवस्था है, वो देखना भाई। पहले ये देखिए आप कि ब्रह्मचारी होता क्या है, किस लिए बनाया गया, वो छोड़ करके सब देखते हैं, जो देखना चाहिए वो नहीं देखते। तो इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा और हमारे हाई कोर्ट द्वारा। जब तक आपके न्यायाधीश इस मानसिकता के होंगे, आपको निर्णय भी वैसे ही मिलेंगे। आपको भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या में है, ये आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, और उसके लिए 250 साल आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप बताइए क्या चल रहा है ये हमारे देश के अंदर में। हम अपने देश का एक बहुत बड़ा भूभाग गंवा बैठे हैं, कट गया है हमसे, मारे जा रहे हैं हिंदू। 23% हिंदू थे पाकिस्तान के अंदर में, 2% रह गए। जैन साहब ने बताया कि वहाँ पे किस तरह से प्रताड़ित होकर किस तरह से नरकीय जीवन जी रहे हैं वो। हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, और हम ये भी नहीं कह रहे कि हम हिंदू। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि इस देश के अंदर में हमारे पास में कोई ऑप्शन है ही नहीं। इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र त्वरित घोषित करने के अलावा दूसरा कोई पर्याय नहीं है हमारे पास में। या तो इस राष्ट्र को इस्लामिक देश बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। आपकी तैयारी है क्या? तो अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आपको तैयार होकर इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए दिन रात एक कर देना पड़ेगा। मैं तो 1.5 साल वकालत करने वाला हूं। मैंने कई मित्रों को बताया 2024 मेरा 31 दिसंबर 2024 मेरा इस प्रोफेशन में आखिरी दिन होगा। उसके बाद में मैं आप लोगों के बीच में घूमूंगा, पूरे देश में घूमूंगा और बनाऊंगा, इस सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए काम करूंगा। शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे लगता है अधिवक्ता सुभाष झा जी जैसे अधिवक्ता ही हिंदू राष्ट्र की बहुत बड़ी शक्ति है, और उनके कारण ही हम और आगे बढ़ पाएंगे। और उन्होंने जिस प्रकार से जो अलग अलग सूत्र बताए, न्यायपालिका की जो अवस्था बताई, आज हमारे यहाँ पर तो क्लर्क अपॉइंट करने की भी एक प्रक्रिया है, पर हाईकोर्ट का जज अपॉइंट करने की प्रक्रिया नहीं है। ये सुनकर बहुत ही गंभीर लगा, और मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र में ये जो बदलाव है ये हम अवश्य करेंगे, और एक आदर्श न्याय व्यवस्था हिंदू राष्ट्र में समाज को अवश्य मिलेगी। इस परिसंवाद का आखिरी प्रश्न को लेकर मैं उपाध्याय जी के पास जाना चाहता हूँ। उपाध्याय जी, अभी जैसे हम सभी हिंदुत्व का कार्य करते हैं, लोगों में जाकर सभाएं करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो यदि हमारे संगठन पर या हमारे संगठन पे किसी कार्यकर्ताओं पर इस प्रकार की यदि हेट स्पीच की एफआईआर होती है तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम कृपया हमें बताइए। देखिए, ऐसा है कि जैसे झा साहब ने भी बताया था कि हेट स्पीच जो नैरेटिव फैलाया गया है, इसका अभी तक कानून में कोई इसका डेफिनेशन नहीं बना है। और देखिए क्या होता, कहा जाता है ना कि लोहा को लोहा ही काटता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए
कि हमको कानून के दायरे में रह के तो हमको डिफेंस करना ही पड़ेगा, और वो तो केस टू केस बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि केस का फैक्ट्स क्या है, एलिगेशन क्या है, घटना क्या घटी है, उसी हिसाब में डिसाइड करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम पर देखा जाए, हमको भी देखा जाए तो हम क्या करते हैं, हम कहाँ चूक जाते हैं कि हमसे ज़्यादा हेट स्पीच घटनाएं तो उस तरफ से होती हैं जी। अगर आप देखिए बता दूं, अभी कई बार आपने देखा होगा कि ओवैसी को आपने देखा होगा, उसका एक भी भाषण कहीं ऐसा नहीं होता है जहाँ पे हेट स्पीच नहीं रहे। उसका कोई भाषण आप उठा के देख लीजिए, आप उसके भाई का देख लीजिए। हमारे मुंबई में मिंडी बाज़ार में एक है मुस्लिम एडवोकेट था, मैं उसको कभी कोर्ट में प्रैक्टिस करते कभी देखा नहीं, कभी एक मैटर चलाते हुए मैंने देखा नहीं। संजोग से इसकी पार्टी से वो बन गया, वहाँ का एमएलए बन गया। उसका उठा के भी देखिए, जब टीवी डिबेट पर भी आता रहता, हमारे मारा करने के लिए बैठा हुआ है। उसके बाद आप बता दूं कौन, वो वारिस पठान। तो हम क्या करना चाहिए, वो एक केसेस करते हैं तो हमको उन पर 100 केस करना चाहिए जगह जगह से, वहाँ पे हम चूक जाते हैं। और हम देखिए क्या होता है कि हम कई बार केस करने के लिए हम बैठे रहते हैं, सोचते हैं, लेकिन हमारे पास कोई आना चाहिए। देखिए एज ए लॉयर अगर हम खुद जाते हैं केस करने के लिए, तो उसका कोर्ट का एक परसेप्शन हम करते भी हैं, इन पर्सन कई बार हम करते हैं, लेकिन कोर्ट में उसका परसेप्शन गलत हो जाता है कि भाई हम लॉयर हैं, हम कर रहे हैं, लगता है हम पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, ऐसा इस तरह की बहुत सारी भावनाएं आती हैं। कई बार बता रहा हूँ आपको, मैं बता दूँ, अभी जैसे बीच में एक मैटर हुआ था, कोई एक एक्ट्रेस थी आलतू फालतू, उसका नाम ही मैंने नहीं सुना था, उसने कुछ कपड़े पहने थे बहुत गंदे तरीके से, और उस पर मतलब भगवा के साथ में श्री राम या किसी भगवान का राम नामी को कुछ बनाया गया था, उसको इतना घटिया था। मैंने उस पर पूरा कंप्लेन तैयार किया, सब कुछ बना के रेडी करके रखा, केस फाइल करने वाला था, फिर जो केस फाइल के हमारे पास आया ही नहीं। तो हमको क्या ये सब कमियां हमको अपने आप में भी देखिए, हम अगर हमारी दुर्दशा हो रही है इसलिए हम भी बहुत कुछ उसके लिए जिम्मेदार हैं। हम क्या आते हैं, अटेंड करते हैं, जाते हैं, फिर भूल जाते हैं, अपने काम धंधे में लग जाते हैं जी। हमारे अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हमारे अंदर कि नहीं हम इसको करेंगे छोड़ेंगे नहीं। उनके देखिए कुछ होता है तुरंत सब तैयार हो जाते हैं। बता दुर्भाग्य ऐसा हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट बता रहा हूँ आपकी, बॉम्बे हाई कोर्ट में आज भी इतनी मेजॉरिटी होने के बावजूद भी 90% हिंदू वकील वहाँ पर हैं। जज तो सब हिंदू हैं, लेकिन जब कोई ऐसा मुद्दा आता है तो हम 2-4 लोग गिन चुन के वहाँ पे जाते हैं, भाई कोई दिखता नहीं है, और हमको मालूम है एक अछूत की भावना से देखा जाता है कि अरे ये तो कट्टर हैं, या तो बड़े कम्युनल टाइप के लोग हैं। जजेज का वही बर्ताव कई बार होता है, हमको बड़ा दुख होता है कि वहाँ जो जज बैठा है तो भाई हमको फेवर मत करो, एज ए हिंदू मुझे तुम फेवर मत करो, तुम न्याय तो सही करो। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, जब ऐसा कोई मुद्दा आता है तो मैं तो हैरान हो जाता हूँ। जजेज लगता है कि उनको अगर उस तरह फैसला देंगे या उनके फेवर की बातें करेंगे और उसको मतलब कि उस तरह से कुछ मैटर को डील करेंगे तो उनको इसमें बड़ा मतलब उनको बहुत बड़ा उनको एक उनका कोई लक्ष्य मिल जाएगा उनको। तो देखिए इसमें बहुत सारी कमियां हैं बता दूं आपको, और इसके लिए कुछ हद तक व्यवस्था भी जिम्मेदार है। देखो सरकार अच्छी काम कर रही है, लेकिन बहुत इस मानने में सरकार की बहुत बड़ी चूक है बता दूँ आपको जी। कि हम क्या होता है, देखिए वहाँ पर जो हम जाते हैं, आप क्या होता है कि कोई समझो कोई लिटिगेंट भी आता है, एक काम करना पड़ता है, तो हम जो है कि कोई आदमी हमने चार्ज करेंगे और सामने वाला कोई करने के लिए आता है, समाज को हमारे समाज को लेकर कोई अगर कंप्लेंट बनने के लिए आता है तो वो अपना काम धंधा छोड़ के आता है। और जब कोर्ट में आता है, कोर्ट में उसको डिस्करेज किया जाता है, उसको तकलीफ दिया जाता है, उसको लगता है तो हमको उल्टा तकलीफ होगा तो डिस्करेज होता है। लेकिन जब उनकी बात आती है, उनके मुद्दे को हाथ उठा लेते हैं लोग, न्यायपालिका भी उठा लेती है बता दूँ आपको जी। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ एक बड़े हिंदूवादी वकील थे, क्या बसेन साहब का क्या नाम था, आरबी बसेन। उन्होंने इस्लाम के ऊपर बुक लिखा था, और बता दूँ मेरे ख्याल से इस्लाम के ऊपर, कुरान के ऊपर उनका जो नॉलेज था, शायद बहुत कम मुसलमानों को भी उतना नॉलेज होगा। उनकी जो पकड़ कुरान के ऊपर थी बता बसेन साहब की, उन्होंने जो उसको नंगा किया था बता दूँ आपको मैं, उनकी बुक जो है कि जब हाई कोर्ट में मुकदमा चला यहाँ पर, और संजोग से उसमें मेजॉरिटी हिंदू जज थे, मुकदमा उनके विरोध में आया, बुक उनकी बैन हो गई। और उसी हाई कोर्ट ने बताया मुकदमा बॉम्बे हाई कोर्ट में चला था, शिवाजी के महाराज के ऊपर कोई बुक लिखी गई थी बस जो कंट्रोवर्शियल थी उनके प्रति, वो बुक के ऊपर बैन नहीं किया गया, वो फ्रीडम एक्सप्रेशन में आ गया। ठीक है। तो क्या होता है, इस तरह देखिए हमको जागरूकता पैदा करना पड़ेगा। और मुझे तो ऐसा कई बार लगता है, मैं सोचता हूँ अब न्याय मांगने के लिए भी हमको जो रूटीन कोर्ट का तरीका छोड़ के हमको सड़कों पर आना पड़ेगा। ये न्यायपालिका के खिलाफ हमको सड़कों पर आना पड़ेगा, क्योंकि भाई किस तरह तुम न्याय करते हो, तुम ऐसे न्याय करोगे, मतलब खुला फेवरेटिज्म होता है। आप देखिए हेड स्पीच हुआ, जो धर्म संसद हुआ था हरिद्वार में और यहाँ पे दिल्ली में, उसको जब वहाँ कोई बहुत गलत बात नहीं हुई थी, इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। हम लोगों ने जब
यहाँ पे क्या नाम है, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के बाद जो वहाँ पे हिंदू का नरसंहार हुआ था, हमने खुद पिटीशन फाइल किया था। मैं खुद पिटीशनर था। हमारे पास जहाँ से हमने एक पिटीशन फाइल किया, आप विश्वास नहीं करोगे, उस पिटीशन को मैंने अपनी सारी कला लगा डाला। यहाँ तक कि मैं यहाँ से सुप्रीम कोर्ट गया मैटर को बोर्ड पर लगवाने के लिए। मैटर को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार हमको क्या बोला, रजिस्ट्रार हमको मिला क्या बोला सर मुकदमा आपका नहीं लगेगा। वो बोला क्यों? बोला चीफ जस्टिस साहब का उसमें आदेश, मुकदमा नहीं लगेगा। बोला क्यों भाई, क्यों नहीं लगेगा? बोला उनकी अपनी प्रायोरिटी है, मुकदमा नहीं लगेगा आपका। और बता दूँगा आपको 6-8 महीने 10 महीने तक मुकदमा लगा नहीं। बाद में मुकदमे से इतना हमारा इंटरेस्ट ना चला गया, बता दो कि हर चीज़ का मालूम एक समय होता है हर मुद्दे का। बोले उसको एकदम ख़त्म कर दिया गया। आप देखिए पालघर में, देखिए संतों की हत्या के, देखिए पार्लियामेंट संतों की हत्या पिटीशन हमने फाइल किया था। मैंने PIL में मेरे नाम से पिटीशन वहाँ पे हुआ था। मतलब उस मैटर को डिसाइड करने के लिए इतना समय लग गया, मतलब जो उसका इशू था अपने आप में ख़त्म हो गया। वही अगर दूसरी बात, कोई इस्लाम की बात आती, कोई मुस्लिम की बात आती, कोई क्रिश्चियन की बात आती, सुबह मोटो एक्शन लेते हैं। कोई पिटीशन फाइल नहीं करता, सुबह मोटो शुरू हो जाता है। तो क्या है, ये सब दोहरा चरित्र है। और इसके लिए बता रहा हूँ आपको कि हमको, अगर हम एकजुट होंगे, अगर हम आवाज़ उठाएंगे, तो सरकार भी क्या करती है, सरकार भी ना जनता के, पब्लिक के नब्ज को देखती है, तब उसके हिसाब से काम करती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, बहुत बड़ा मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा इस बात को लेकर के, लेकिन मैं प्रमाणित कर सकता हूँ। जब यहाँ पे ये जो कांड हुआ था, यहाँ का क्या नाम है आपका, जिसमें हमारे बहुत सारे जवान मारे गए थे ना पंजाब में, पुलवामा में, उसके नेक्स्ट डे बता दूँ, मैंने एक आर्टिकल लिखा था। आर्टिकल मैं यहाँ किसी को सबको फॉरवर्ड कर सकता हूँ अगर मन मिलेगा तो। मैंने आर्टिकल 370 को हटाने का मैंने लिस्ट में लिखा था कि सबकी जड़, इसकी जड़ है, इसको हटा दिया जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर कैसे, मैंने वहाँ के वेस्ट बैंक का एग्जाम्पल दिया था मैंने, वहाँ का क्या नाम, इजराइल का। और मैंने बहुत अच्छा लेटर लिखा था, बोला इसको हटाइए, हटाने के बाद देखिए अपने आप यहाँ की समस्या खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे भेज दिया मैंने। नेक्स्ट डे वो घूमने लगा, फिर टीवी पे डिबेट शुरू हो गया। और फिर क्या हो, देखो उसके बाद सरकार आगे बड़ी सारी, मैं बोलता नहीं मैंने करवाया, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैंने कहना चाहता हूँ कि देखो जब हम आवाज़ उठाएंगे, जब हम कुछ करेंगे तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा। और जब तक बता दूं, न्यायपालिका में एक बात बता देना चाहता हूं कि न्यायपालिका हर चीज़ का घूम फिर के न्यायपालिका के पास ही सब कुछ जाता है। हमारा अस्तित्व भी न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। अगर वहाँ जज अगर सही नहीं बैठे तो आपका हर फैसला आपके अगेंस्ट में आएगा, हर जगह आप मार खाओगे और अल्टीमेटली आप खत्म हो जाओगे। जी, यानी आपके वक्तव्य से ऐसे हमें समझ में आया कि जब इस प्रकार से घटना होती है तो हमें संगठित होना चाहिए, एकत्रित आना चाहिए, और संगठित होकर जिस प्रकार से जलगांव में आपको चाहिए तो कुछ एक छोटा सा अनुभव है ना, आपका जो अनुभव है वो बताना चाहिए, बताइए कि FIR होने के उपरांत आपने कैसे प्रयास किए और उसमें किस प्रकार से एक दबाव निर्माण करने का प्रयास किया। हाँ। उससे क्या लाभ हुआ? वो संगठन जो थे जिन्होंने लेटर दिया था 5 महीने के बाद में, तो उसके आधार पर हमारी तरफ एक फारूक शेख नाम का आदमी है, उसको कुछ काम नहीं है, कुछ पूछता भी नहीं कोई जी। तो उन्होंने वो SP पे दबाव डाला, क्योंकि जो लोकल उधर जो लीडर है उनके तरफ से दबाव डाला। तो फिर SP साहब ने पूरी छानबीन की, और जब मैं और प्रशांत जी और हमारे जो कलीग एडवोकेट है, तो वो उधर जब गए तो हमने SP साहब को बोला कि 5 महीने के बाद में तो कोई FIR आप दर्ज नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज सम लिमिट टू फाइल FIR अगेंस्ट, तो आप FIR दर्ज मत कीजिए। तो उन्होंने बोला कि हम FIR दर्ज नहीं करेंगे, लेकिन मैंने हमारे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट पीडर है उनसे ओपिनियन मांगा है। अभी एक ऐसा है कि ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट रहती है उनकी भी जी, तो उन्होंने ऐसा मैंने गोलमाल ओपिनियन दे दिया है। यानी इसमें ये है कि हम कितना दबाव यदि बनाते हैं और संगठित होते हैं, स्थानीय अधिवक्ता हो, स्थानीय हिंदुत्ववादी संगठन हो, यदि सब मिलकर जाकर वहाँ पर यदि दबाव बनाते हैं तो मेरे ख्याल से कि हमारे ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई नहीं होगी, या उसके अंदर जो हिंदुत्व को कष्ट होता है तो वो कष्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम सभी प्रयास कर सकते हैं। और आज की इस चर्चा से, आज की इस परिसंवाद से, हेट स्पीच के बारे में हमारे मन में कोई प्रश्न रहे होंगे तो मुझे ख्याल से आज की इस परिसंवाद से आपको उस प्रश्न के उत्तर भी मिले होंगे। और भी कुछ प्रश्न होंगे तो आप बाद में भी व्यक्तिगत रूप से आप हमें पूछ सकते हैं चाय के समय में भी। तो इतना ही आज का हमारा ये विषय था। यहाँ पे बैठ के हम और एटलीस्ट हाँ साहब ये आप लोगों को हमें वचन देते हैं, यहाँ पे बैठे हुए जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, देश के किसी कोने में अगर इस बात को, मुद्दे को लेकर आपको केस करना है,
हम वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपने खर्चे से आएंगे केस लड़ने के लिए आपकी तरफ से, चाहे जहाँ से आप करें वहाँ हम आएंगे। तो क्या होता है देखिए, जब तक हम अपना वर्चस्व नहीं बनाएंगे, अपनी ताकत नहीं बढ़ाएंगे हम, और हमको क्या है देखिए, हमको कानून के दायरे में रह के काम करना है। तो कानून के दायरे में रह के इतना बहुत कुछ हम कर सकते हैं कि उनको हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते क्या कि हमारे में यूनिटी होनी चाहिए। इसके लिए आप सबको बोलता हूँ, खुल के आप लोग सामने आइए, हम सब लोग हम आपका केस लड़ेंगे, जहाँ बोलोगे वहाँ हम आएंगे। हमारी पूरी टीम है, हम पूरा टीम बनाएंगे और लड़ेंगे केस आपका, फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेंगे, और हमको खुशी होगी उस ऐसा केस लड़ने में। तो जिस प्रकार से उपाध्याय जी ने हमें बताया कि हम कानून के दायरे में रहकर ये कार्य करेंगे, संगठित होकर कार्य करेंगे, और नियोजन पद्धति से यदि हम कार्य करते हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हर एक जो उनके जो अभियान लिए थे वो नियोजन पद्धति से किए थे, और इसलिए वो अफजल खान का वध कर पाए और अलग अलग वो उन्होंने यश प्राप्त किए उनके जीवन में। तो इसलिए हमें भी नियोजन पद्धति से हमें ये कार्य करना है, संवैधानिक रूप से यही कार्य को आगे बढ़ाना है। और जिस प्रकार से आज भी 75 साल के बाद भी सेक्युलर भारत में हिंदुओं की बात, हिंदुओं के विचार दबाए जा रहे हैं, मुझे लगता है हमें जल्द ही जल्द हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है, और हिंदू राष्ट्र के लिए हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी के।